नमस्कार दोस्तों। आज हम एयर फोर्स एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो एयर फोर्स एक्स ग्रुप के और भी प्रैक्टिस पेपर मैं लाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, हैज़ बीन रेनिंग। इसमें हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट, ही जम्प्ड ऑफ द बस व्हाइल इट। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉज मूविंग। इसमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, द मैच विल स्टार्ट व्हेन द रेफरी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, रेफरी विल कम। जब रेफरी आ जाएगा तब मैच स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ विल कम का यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईडियम से है, टू बेल द कैट। इसका मतलब होता है खतरा मोल लेना। तो ऑप्शन ए, टू टेक लीड इन डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी इन अ फिक्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, टू बी इन परप्लेक्सिटी। नेक्स्ट है हमारा एरर फाइंड करना। नन ऑफ द टू ब्रदर्स कैम टू सी माई फादर। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट ए में, क्योंकि टू है, टू ब्रदर्स है, तो उसके आगे नन का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर नीदर का यूज़ होना चाहिए था। जहाँ भी टू होती हैं चीज़ें वहाँ पर नीदर का यूज़ होता है। अगर टू से ज़्यादा होती हैं तो नीदर का यूज़ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर इज़ होलसम फूड। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में, क्योंकि होलसम और फूड दोनों एक साथ यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच मुंबई। इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में, क्योंकि यहाँ पर शैल यूज़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर विल यूज़ होगा। नेक्स्ट है एंटोनिम्स, सॉरी सिनोनिम्स। तो फिक्शन का सिनोनिम हो जाएगा इमेजिन्ड। इसका मतलब होता है कल्पना करना। नेक्स्ट है आर्टिकल से क्वेश्चन, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें हो जाएगा द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा एंटोनिम, ग्रेव का हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिफल। हीट का हो जाएगा ऑप्शन बी, केयरलेस। नेक्स्ट है ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज इनोसेंट डैश द क्राइम। इसमें प्रिपोजिशन भरना है हमको, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ही इज इनोसेंट ऑन द क्राइम। नेक्स्ट, ही इज नॉट एग्री डैश योर सजेशंस। तो वो उसके सजेशंस में एग्री नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी टू हो जाएगा। एग्री के बाद विद का यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी इंसान के साथ एग्री होता है, पर यहाँ इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ सजेशंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर टू यूज़ होगा। नेक्स्ट है, ही वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट बाय द पुलिस। तो एक्यूज्ड के बाद हमेशा प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, पैसेज को हम पढ़ लेंगे। वंस एन आंट हु हैड कम टू ड्रिंक वाटर एट अ स्ट्रीम फेल इनटू द वाटर। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, द आंट कैम टू द स्ट्रीम टू। तो पहले ही पार्ट से हमें पढ़कर इसका आंसर मिल गया, ड्रिंक एट इट। आंट पानी पीने आई थी। अगला क्वेश्चन है, द डव ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर टू। तो पैसेज में हम देखेंगे, द डव ड्रॉप लीफ इनटू द वाटर टू। यहाँ पर हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे, अ डव पर्च्ड ऑन अ नियर बाई ट्री सॉ द आंट इन डेंजर। क्योंकि उसने आंट को डेंजर में देखा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको डेंजर में देखा था इसलिए उसको सेव करने के लिए ऑप्शन ए, टू सेव द आंट। नेक्स्ट है, द डव वॉज इन डेंजर बिकॉज। डव इन डेंजर में थी क्योंकि। तो हम यहाँ पर देख लेंगे सेकेंड पैराग्राफ में, अ हंटर क्रीपिंग थ्रू द ब्रुशेस सॉ द डव स्लीप एंड टुक केयरफुल एम विद हिज गन। यानी वो उसको शूट करने वाला था। तो डव वॉज इन डेंजर बिकॉज अ हंटर वॉज अबाउट टू शूट इट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द वर्ड एम इन दिस पैसेज मीन्स। यहाँ पर एम का मतलब था शूट करना, यानी कि टू पॉइंट अ गन एट समथिंग और समवन।
नेक्स्ट है द आंट रिपेड द डव बाय। तो हम पैराग्राफ पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे बिट हिम, यानी कि चींटी ने उसको काट लिया था। तो द आंट रिपेड द डव बाय बाइटिंग द हंटर। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन। लिथियम एंड हीलियम तथा हीलियम में 2:1 संक्रमण के लिए तरंग दैर्ध्यों का अनुपात है। तो हमें पता है जो तरंग दैर्ध्य होती है वेवलेंथ, उसको लैम्डा कहते हैं। तो लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर के, ये हमें पता है। तो फिर जब हमें यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालना है तो उसके लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z²। जेड मतलब एटॉमिक नंबर उसका। तो हमें वेवलेंथ का जब अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए लिथियम का, हीलियम का और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 1/3, क्योंकि वेवलेंथ का और एटॉमिक नंबर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में एटॉमिक नंबर स्क्वायर होता है। चाहे तो आप यहाँ कोने में लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू 1/ एटॉमिक नंबर का स्क्वायर। तो लिथियम का वेवलेंथ कितना हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर 3, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे 1/3, उसका होल स्क्वायर रेशियो। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसको इन्वर्स कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 1/2 इसका स्क्वायर। और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1/3 का आ जाएगा 1/9 इज टू 1/4 इज टू 1। इसमें ऊपर 36 से सब में गुणा कर देंगे तो 9 से 36 काटेंगे। यहाँ पर 36 का गुणा, यहाँ पे 36 का गुणा और यहाँ पे 36 का गुणा कर देंगे तो 9 से 36 काटेंगे 4 अनुपात 4 से 36 काटेंगे 9 अनुपात 36। तो 4:9:36 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें मेन कंसेप्ट था कि जो हमारा वेवलेंथ होता है लैम्डा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में एक दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। एक अन्य उपग्रह वृत्तीय कक्षा में 8 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करता है। द्वितीय उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या होगी। तो इसमें केपलर्स फॉर्मूला यूज होगा, केपलर्स का थर्ड लॉ, जो कि कहता है T2 यानी टाइम अपॉन T1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 की पावर 3/2। यहाँ पर T2 T1 टाइम है और R2 R1 वो त्रिज्या हैं उपग्रह की। तो यहाँ पर हमको टाइम की वैल्यू दी हुई है, तो T2 जो दूसरा वृत्तीय कक्षा वाला है उसको हम क्या मान लेंगे, जो उपग्रह है उसका हमको वृत्तीय कक्षा में 8 दिन का समय दिया गया है। तो उसकी जब हम वैल्यू रखेंगे T2 की जगह 8 और पृथ्वी का होगा 1 दिन का, तो पृथ्वी का हो गया 1 बराबर त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो त्रिज्या हो जाएगी R2/R1 की पावर 3/2। तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और 1 को हम 1 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 की पावर 3/1 की पावर 3, तो इसकी 3 पावर और इसकी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 2/1 इज इक्वल्स टू R2/R1 की पावर 1/2। यहाँ पर 1/2 है यानी कि ये स्क्वायर रूट लगा है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल्स टू R2/R1 R2/R1। तो R2/R1 का अनुपात कितना आ गया, 4:1। 4:1 आ गया, यानी R2 इक्वल्स टू 4R1। इसका मतलब है कि द्वितीय उपग्रह की कक्षा में त्रिज्या कितनी होगी, 4R। तो हमारा 4R इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का अर्ध आयुकाल 3.8 दिन है तथा इसकी मात्रा 10.38 ग्राम है, तो 19 दिन पश्चात शेष पदार्थ की मात्रा क्या होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे कि अर्ध आयु की संख्या कितनी है। तो उसको निकालने के लिए हमें जितने दिन दिए हैं 19, उसमें भाग देंगे जितनी अर्ध आयुकाल है उसकी, यानी 3.8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5, यानी टोटल 5 अर्ध आयु हैं यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगा देंगे, n/n0 बराबर 1/2 की पावर स्मॉल n। तो स्मॉल n का यहाँ मतलब है नंबर ऑफ अर्ध आयु, और ये जो n और n डैश है, n0 है, ये ग्राम में उसका वजन है पदार्थ का। तो हमें जिस शेष पदार्थ का निकालना है तो उसको हम रखेंगे n। n0 का मतलब है जो उसका शुरुआत में वजन था। शुरुआत में कितना वजन था, 10.38। तो यहाँ रख लेंगे 10.38 बराबर 1/2। n मतलब अर्धायु की संख्या, अर्धायु की संख्या है 5, तो 1/2 की पावर 5 कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/32 आ जाएगा। इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो n की वैल्यू जो है वो 10.38 मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.32 ग्राम। इसको हमें भाग कराना है, हमारा आंसर आ जाएगा 0.32 ग्राम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुलिज नलिका से प्राप्त एक्स किरणों की कठोरता किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैथोड एवं लक्ष्य के बीच विभवांतर, यानी कैथोड और जो टारगेट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उससे हम एक्स किरण की कठोरता ज्ञात करते हैं। अगला है, समय t बराबर 0 पर एक कण x बराबर 0 पर स्थित है। यह धनात्मक x अक्ष दिशा में v वेग से गति करता है जो v = α√x के अनुसार परिवर्तित है। तब समय के साथ कण का विस्थापन परिवर्तित होगा। तो हमें v की वैल्यू दी है α√x, v = α√x। तो हम अल्फा v को हम dx/dt लिख सकते हैं। तो v को हम लिख देंगे dx/dt बराबर α√x। इस dt को हम यहाँ भेज देंगे और ये √x को dx के नीचे यहाँ लिख देंगे, यानी √x को dt को इंटरचेंज कर देंगे आपस में। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, dx/√x बराबर α/dt। अब हमें इससे आगे काम करना है, तो हम देख लेते हैं। हमें जो इक्वेशन अभी प्राप्त हुई है dx/√x बराबर α/dt, इसका अब हम आगे समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन करने पर ये कितना बन जाएगा, जब भी 1/√x का समाकलन करते हैं तो वो कितना बन जाता है, √x/1/2 बराबर अल्फ़ा एक कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा, α/t हो जाएगा समाकलन करने पर। तो हमें बराबर α/t मिल गया। अब यहाँ से हमें √x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर अगर हम 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो √x की वैल्यू 1/2 α/t हो जाएगी। √x बराबर 1/2 α/t। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x बराबर 1/4 α²t²। तो हम देख रहे हैं कि x किसके प्रोपोर्शनल है, α² के। तो x किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t² के। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चला कि जो विस्थापन है वो परिवर्तित कैसे होगा, t² के साथ परिवर्तित होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन